घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 851 अच्छा हमला, लेकिन आप किस पर हमला कर रहे हैं। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 851 अच्छा हमला, लेकिन आप किस पर हमला कर रहे हैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर दर्द से चिल्लाया जब थायरा ने उसका हाथ काट दिया। उपभग। एक ऋषि स्टेज मन कल्टीवेटर दर्द से कराह उठा जब आयशा ने उस पर कदम रखा और उसने सवालों से भरे चेहरे के साथ नक्स की ओर देखा। एक अन्य ऋषि पीड़ा से चिल्लाया जब एस्टारिया ने उसका दाहिना पैर काट दिया। आग भगे उभे ख्वावक। अन्य लोग भी सुरक्षित नहीं थे। नक्स की महिलाएं निर्दयी थीं। वे सभी जगह फैल गए थे और नक्स द्वारा बुलाए गए क्लोनों के साथ अपनी शक्ति को मिलाकर वे डेस्टिनी के सदस्यों को नष्ट कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र में इधर उधर देख रहे विंदन को अंततः कुछ एहसास हुआ। शुरुआती 100 सदस्यों में से बमुश्किल 15 से 16 लोग ही जीवित बचे थे, और उनमें से भी कुछ ने अपने अंक खो दिए थे, जबकि बाकी को इन निर्दयी महिलाओं से लड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। और दूसरों, वे सभी मर चुके थे। युद्ध का मैदान डेस्टिनी कबीले के सदस्यों की जली हुई लाशों से भरा हुआ था। खून नदी की तरह बह रहा था। युद्ध क्षेत्र का समग्र तापमान डरावने स्तर तक बढ़ गया था। भाग्य के सदस्य पीछे धकेले गए प्राणी थे। नहीं, पीछे धकेले जाने की बजाय ये कहना बेहतर होगा कि उनका शिकार किया जा रहा था। ये राक्षसी महिलाएं और ये क्लोन उनके खिलाफ लड़ते हुए डेस्टिनी के सदस्य संख्या में और श्रेणी में कमजोर थे। प्रारंभिक 13 बनाम 100 की लड़ाई 26 बनाम 17 की लड़ाई में बदल गई थी। इस बार भाग्य ने संख्यात्मक बढ़त हासिल कर ली थी, और वह आदमी जो इस सब के लिए जिम्मेदार था वह बस लापरवाही से सम्राट के सिर पर पैर रख रहा था, जो उस कुबस के भ्रम के कारण बेहोश हो गया था और उस काले लाल बालों वाली महिला को चूम रहा था। विंदन ने क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मिलियाना और जेवियन उसके पीछे आए। वे नक्स के खिलाफ लड़ाई के एक और दौर के लिए तैयार थे। मिलियाना ठीक उसी जगह पर एक और विस्फोट करने की तैयारी कर रही थी जहां नक्स खड़ा था। वह उसे जीवित रहने देने की योजना नहीं बना रही थी। रुकना। हालांकि विंदन की योजना कुछ और थी। उस पर हमला करना बेकार है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिलियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसे नकारने की कोशिश मत करो मिलियाना। आप पहले से ही जानते हैं कि वह बहुत तेज है। हम उसकी उस बेतुकी गति के खिलाफ नहीं लड़ सकते। उन महिलाओं को लक्ष्य बनाओ। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी परवाह करता था। मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वह भाग जाएगा। हम उसका सीधा सामना करेंगे। अब तितर बितर हो जाओ, विंडन ने आदेश दिया और वह स्वयं इवान की ओर दौड़ा। मिलियाना इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। हालांकि विंडन की योजना सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इस कमीनी ने अपने करीबी लोगों को मारने की हिम्मत की, वह भी ऐसा ही करेगी। चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ उसने उस काले बालों वाली कुतिया के पीछे जाने का फैसला किया जो उस भयावह ब्लैक मिस्ट के साथ खेलती है। जेवियन ने एडा को अपना लक्ष्य चुना और उसकी ओर दौड़ा। हा टिल्डा, क्या वे प्यारे नहीं हैं? अल्लुरा, जो नक्स और एम्बर के पास आई थी, ने टिप्पणी की। आप पहले किसके पीछे जा रहे हैं? एम्बर, जिसने अंततः नक्स के गर्म आलिंगन को छोड़ने का निर्णय लिया, ने पूछा। जो पृथ्वी का उपयोग करता है, बेशक। नक्स मुस्कुराया, फिर उसने हरेम का गेट सक्रिय किया और गायब हो गया। यही कारण था कि अमाया ने सभी को फैल जाने को कहा। हरेम के द्वार की सीमाओं का परीक्षण करने के बाद वह और एम्बर एक रणनीति के साथ आए, जिसमें महिलाओं को इस तरह से खड़ा किया गया कि नक्स को युद्ध के मैदान में कहीं भी टेलीपोर्ट करने की अनुमति मिल सके। मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम बच पाओगे पृथ्वीवासी, नक्स ने जेवियन के पीछे आते हुए टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेवियन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, हालांकि इस बार नक्स तेज था। स्लैश, उसकी तलवार चली और जेवियन का बायां हाथ कट गया था। और यही नहीं, नक्स ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। फिर वह उसके सामने आया और दरार उसके दोनों घुटने टूट गए। जेवियन, विंडन और मिलियाना चिल्लाए, क्या आपके पास सचमुच दूसरों की चिंता करने का समय है, श्रीमान नेताजी? नक्स ने सवाल किया। विंडन तुरंत पीछे कूदा और उसने वायु मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन नक्स ने पुनः उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर हमले को पूरी तरह से चकमा दे दिया और विंडन की पीठ पर लात मार दी। वह एक सम्राट महान ऋषियों के साथ ऐसे खेल रहा था मानो वे कीड़े हों। विंडस्ट्रोम, विंडन ने एक और जादू किया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, वह नक्स की दूरदर्शिता को छीनकर कुछ अवसर पैदा करना चाहता था। ईमानदारी से कहें तो अब उसे यह एहसास हो गया था कि नक्स के खिलाफ जाने का एकमात्र तरीका व्यापक हमले ही थे। बेशक नक्स बस दूर टेलीपोर्ट हो गया। एक महान ऋषि से सीधे भिड़ने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि इस बार जो मुस्कुराया वह विंडन था। उसने इवान की ओर इशारा किया। दर्जनों पवन ब्लेड प्रकट हुए और इवान की ओर दौड़ पड़े। इवाने की अभिव्यक्ति बदल गई। नक्स उसके सामने प्रकट हुआ और पवन ब्लेडों से सुरक्षा के लिए डार्क एमेथिस्ट वॉल को बुलाया।
मुझे पता था। विंडन मन ही मन मुस्कुराया। तब मृत्यु भाले, उसने फिर अपना सबसे शक्तिशाली जादू चलाया। नक्स इन महिलाओं के साथ टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था और चूंकि वह उनकी परवाह करता था, इसलिए वह अकेले भाग भी नहीं सकता था। उसके पास इस हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूम बूम बूम, नक्स ने भालों को रोकने के लिए डार्क एमेथिस्ट दीवारों की एक श्रृंखला बनाई, लेकिन अंत में यह एक महान ऋषि का सबसे शक्तिशाली मंत्र था। एमेथिस्ट दीवारें टिक नहीं सकीं और भालों से टकराते ही नष्ट हो गईं। हा, अंततः मैं तुम्हें पकड़ ही लिया, कमीने। विंडन जोर से हंसा जब उसके हाथों के सामने एक और जादुई घेरा प्रकट हुआ। अब जब उसे लाभ मिल गया है तो वह फिर से वही जादू करने और उसे समाप्त करने की योजना बना रहा था। क्या आप अपने मंत्र में बहुत अधिक मन नहीं डाल रहे हैं? ये बर्बादी जैसा लगता है। बर्बादी? बिल्कुल नहीं, तुमने उतना ही मन लगाया जितना तुमने, विंडन ने जवाब दिया, लेकिन फिर वह जम गया। लेकिन आप किस पर हमला कर रहे हैं? क्या आप अपने मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं? क्या आपको यकीन है कि यह इसके लिए सही समय है? नक्स ने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए पूछा। तभी अचानक नक्स के ठीक बगल में एक सफ़ेद द्वार प्रकट हुआ और उसमें से एक सुंदर काले बालों वाली लड़की बाहर निकली। ऐसा लगता है कि वह मानता है कि केवल आप ही युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो वह सोच रहा होगा कि वह तुम पर हमला कर रहा है, जो वहां इवान की रक्षा कर रहा है। अमाया ने विश्लेषण किया। ओह सही, नक्स ने समझ में सिर हिलाया। खैर, यह एक सुंदर धारणा है। नक्स ने फिर अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर वह भ्रम में डूब गया। लेकिन क्या तुम सच में आश्वस्त हो कि तुम्हें इतना शांत रहना चाहिए? उसने विंडन की ओर देखते हुए प्रश्न किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? 4 मिनट 30 सेकंड हो गए हैं, तुम्हें पता है। क्या आपने नहीं कहा था कि कलाकृति केवल 5 मिनट तक ही टिक सकती है? केवल 30 सेकंड बचे हैं। इसके बाद नक्स ने विंडन की आंखों में देखा और उसकी मुस्कान राक्षसी हो गई। मेलिया अपनी खेती पुनः प्राप्त कर लेगी। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 852 मेलिया जो मैं चाहता हूँ। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 852 मेलिया जो मैं चाहता हूँ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। क्या आपने नहीं कहा था कि कलाकृति केवल 5 मिनट तक ही टिक सकती है? केवल 30 सेकंड बचे हैं। इसके बाद मेलिया अपनी खेती फिर से हासिल कर लेगी। नक्स ने चेहरे पर राक्षसी मुस्कान के साथ कहा और विंडन के चेहरे का भाव बदल गया। उसने नक्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, और उस दुष्स्वप्नकारी पिशाच की ओर मुड़ा जिसे उन्होंने क्षण भर में मार गिराया था। तब उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, जो उसके अपने कबीले के सदस्यों के खून से भरी हुई थी, और उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उसके पास समय नहीं था। वह राक्षस फिर वापस आ जाएगा, और इस बार वह इस सम्राट स्टेज राक्षस के साथ मिलकर लड़ेगी। आपने और 3 सेकंड बर्बाद कर दिए, कबीले नेता। नक्स मुस्कुराया। विंडन ने नक्स की ओर देखा जो उस पर मुस्कुरा रहा था, और फिर उसने अपना क्रोध चिल्लाया। उसके चारों ओर मन पागलों की तरह बहने लगा। लगभग 50 जादुई चक्र विंडन के पीछे प्रकट हुए और उन सभी ने नक्स पर पवन ब्लेडों की बौछार की। नक्स ने अपनी और अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए बस एक डार्क एमेथिस्ट दीवार को बुलाया। फिर उसने गेट का पोर्टल खोला और अपनी पत्नियों के साथ टेलीपोर्ट हो गया। मेलिया के ठीक बगल में खड़ा है। 24 सेकंड बचे हैं। उन्होंने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ चेतावनी दी। फिर उसने मेलिया को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मेलिया, जो अभी शांत ही हुई थी, उस समय चौंक उठी जब नक्स ने उसे फिर से उठाया। क्या कर रहे हो तुम? उसने घबरा कर पूछा। मुझे इन अंतिम क्षणों का आनंद लेने दो, ठीक है? वह कमज़ोर मेलिया जो मेरा बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती, क्या तुम जानते हो कि वह कितना आकर्षक है? नक्स ने मेलिया की आंखों में देखते हुए चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अचानक उसके होठों को फिर से चूमा। देखा, मैं ये सब तुम्हारे रक्त भालों के हमले की चिंता किए बिना कर सकता हूँ, वह बोला। मेलिया का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, वह नक्स के चेहरे पर घूरते हुए बोली। हालांकि नक्स ने उसके नितंब पर घुटना मारा, जिससे वह फिर से हिल गई। मुझे थोड़ा स्वार्थी होने दोगे क्या तुम? मुझे आपके साथ यह सब दोबारा करने की स्थिति में आने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। मैं फिर कभी इस तरह की बेवकूफ़ी भरी कलाकृति के जाल में नहीं फंसूंगी। मेलिया ने जवाब दिया। किसने कहा कि मैं आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रहा था? नक्स ने अपना माथा मेलिया के माथे पर रखते हुए चंचलता से मुस्कुराया। कमज़ोर मेलिया जिसके साथ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, वह प्यारी है, मैं सहमत हूँ। लेकिन जो मेलिया सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करती है, यही वह मेलिया है जिसे मैं चाहता हूँ। वाई तुम, बस तुम वाई। बूम! अचानक मेलिया और अन्य लोगों को ऊर्जा का एक बड़ा उछाल महसूस हुआ। मैं आपको नष्ट कर दूंगा। तभी एक चीख सुनाई दी। 3 महान ऋषियों ने अपनी जीवन शक्ति को जलाने का फैसला किया था। सबसे पहले वे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक बनाम 5 हार गए जो उनके समान अवस्था में था। इतना ही नहीं,
वह उनमें से एक को मारने में भी कामयाब रही और दूसरे को अपने जीवन का उपयोग करना पड़ा ताकि वे कुछ समय के लिए दुश्मन को रोक सकें। और जैसे कि यह काफ़ी शर्मनाक नहीं था, जब उनके साथी ने आखिरकार अपनी जान देकर उस महिला को फंसाया तो एक और राक्षस प्रकट हुआ। इस बार यह एक साधारण सम्राट था। एक सम्राट इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने कबीले के आधे से ज़्यादा सदस्यों को मार डाला और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे खिलौने हों। उसकी अनोखी तकनीकों ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। वह कमीना पूरी तरह से अलग स्तर पर था, और अब वह उस पिछले राक्षस को भी मुक्त करने जा रहा था जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से काबू किया था। तीनों महान ऋषिगण किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि उनके साथी ने इसके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। वे ये लड़ाई जीतेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए 3 महान ऋषियों ने अपनी जीवन शक्ति को जलाने का निर्णय लिया। उनका मन नियंत्रण से बाहर हो गया, उनके शरीर में अंतहीन मन प्रवाहित हुआ, उनके चारों ओर की आभा इतनी मजबूत हो गई कि लगभग दम घुटने लगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना नक्स या मेलिया कर सकें। वर्तमान के 3 महान ऋषि, वे उन दोनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। तीनों महान ऋषियों ने नक्स की ओर देखा। वह सम्राट बहुत तेज था, है न? इतना तेज कि ऐसा लगा जैसे वह टेलीपोर्ट हो रहा हो। फिर भाड़ में जाए, वे संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को नष्ट करने जा रहे थे। अगर वह किसी तरह खुद को बचा भी ले तो भी वह उन सभी महिलाओं की परवाह करता है जिनकी वह परवाह करता है। वे उन्हें उससे छीनने जा रहे थे। हुश हुश हुश, मन पागलों की तरह चला गया। युद्ध के मैदान में अनगिनत जादुई घेरे प्रकट हुए, जिनसे न केवल एक्सीडोजेनेसिस के सदस्यों को खतरा था, बल्कि डेस्टिनी के बचे हुए लोगों को भी खतरा था। 3 महान ऋषियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे इतने क्रोधित थे कि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली जादू चलाने का निर्णय लिया था। मेलिया ने जब उनकी ऊर्जा को महसूस किया और जाना कि वे क्या कर रहे हैं तो वह घबरा गई। नक्स, कोर खोलो, वह चिंता में चिल्लाए। उन मंत्रों से अगर वह भी प्रभावित हो जाए तो बच नहीं पाएगी। डेस्टिनी के अन्य सदस्य भी घबरा गए। कबीले के नेता, दया करो लॉर्ड ज़ेवियन, लेडी मिलियाना, मुझे एक परिवार है जिसका भरण पोषण करना है, कृपया मुझे जीने दो। उन्होंने अपने जीवन की भीख मांगी। हालांकि 3 महान ऋषियों ने इसकी परवाह नहीं की। नक्स, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? मेलिया गुस्से में चिल्लाई। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। नक्स, वह मुस्करा रहा था, और वह अकेला नहीं था। उनके साथ खड़ी अल्लुरा, लेन, एम्बर, इवान और अमाया भी मुस्कुरा रही थीं। आपकी उकसावेबाजी काम कर गई, अमाया ने टिप्पणी की। आपने क्या उम्मीद की थी? निस्संदेह ये काम करेगा। क्या मैं पहले भी कभी असफल हुआ हूँ? नक्स ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा। फिर वह मेलिया की ओर मुड़ा, जो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, और मुस्कुराया। अगर तुम मुझे चूम लो तो मैं उन तीनों से अभी निपट लूंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेलिया गुस्से में चिल्लाए। चलो, मैं होठों पर चुंबन की बात नहीं कर रहा हूँ, गाल पर एक साधारण चुंबन भी ठीक रहेगा। कैसा रहेगा? नक्स ने अपना गाल मेलिया के पास ले गया। मेलिया घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी क्या कर रहा है। वह इतना कैसे बदल गया? उसने पीछे देखा। तीनों का काम लगभग पूरा हो चुका था। उनके पास इस तरह खेलने का समय नहीं था। अचानक मेलिया को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वह पलटी और देखा कि अल्लुरा उसके ठीक बगल में खड़ी थी। ये सिर्फ एक चुंबन है मेलिया। मुझे मत बताइए कि शक्तिशाली मेलिया अपने कबीले के लिए ऐसा भी नहीं कर सकती, जबकि दुश्मन उनकी जीवन शक्ति को जला रहे हैं। वह चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बोली, तुम पागल हो, हम तुम्हारे पति के बारे में बात कर रहे हैं। अरे, पत्नियों को कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? मैंने तुम्हें शर्माते हुए देखा। ठीक है, मुझे पता है तुम ऐसा करना चाहते हो। मैं नहीं, मेलिया ने प्रतिवाद किया। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है मेलिया, जल्दी करो, हम इस स्थिति में तुम्हारे कारण हैं, तुम्हें मालूम है। 5 महान ऋषि आपकी जिम्मेदारी थे। अल्लुरा मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस बार मेलिया चुप हो गई। फिर उसने नक्स के गाल पर नजर डाली और फिर से शर्मा गई। फिर वह आगे बढ़ी और जल्दी से नक्स के चेहरे को चूम लिया। अब कुछ करो। चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ वह चिल्लाए और किसी को पता नहीं चला कि यह अनजाने में किया गया कृत्य था या नहीं, लेकिन उसने नक्स की गर्दन को और कस लिया। नक्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभरी और फिर स्नैप, उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अचानक विंडन, मिलियाना और ज़ेवियन काली धुंध से घिर गए। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 853 इनक्यूबस। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 853 इनक्यूबस। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। हुश हुश हुश। विंडन, मिलियाना और ज़ेवियन द्वारा बुलाए गए अनगिनत मैजिक सर्किल्स लगातार अधिक से अधिक मैना चूस रहे थे और एक बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैयार थे जो सभी को नष्ट कर देगा, चाहे वे एक्सीडोजेनेसिस के सदस्य हों या स्वयं डेस्टिनी के। ये कहना गलत नहीं होगा कि तीनों नेता पहले ही अपना दिमाग खो चुके हैं।
वह क्या है? अचानक जेवियर ने चेहरे पर शिकन लाते हुए प्रश्न किया, जब उसकी नज़र एक काले कोहरे पर पड़ी जो कहीं से प्रकट हुआ था और उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये हमारा ध्यान भटकाने का एक आखिरी प्रयास है। अपने मंत्र पर ध्यान लगाओ, मिलियाना ने उत्तर दिया। उसे धुंध की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अचानक विंडन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नक्स की आंखें, वे किसी मरने वाले व्यक्ति के लिए बहुत शांत लग रही थीं। और यह सिर्फ उनके साथ ही नहीं था, बल्कि एक्सीडोजेनेसिस के अधिकांश सदस्यों के चेहरे पर एक ही भाव था। कदम। अचानक नक्स आगे बढ़ा। दुनिया की किसी भी परवाह के बिना जादुई घेरे पर कदम रखना। महिलाएं उसके पीछे पीछे चलीं। जहां तक डेस्टिनी के सदस्यों की बात है, वे बस अपनी जगह पर खड़े थे। दुश्मन की पीठ उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उनमें अब लड़ने की इच्छा नहीं थी। आखिरकार उनके नेता ही उनके पीछे पड़े थे। जिन नेताओं के प्रति वे इतने लंबे समय से वफादार रहे हैं, उन सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। फिर इन कमीनों के लिए लड़ने का क्या मतलब है? डेस्टिनी के सदस्यों को अफसोस हुआ। उन्हें एक्सीडोजेनेसिस की चेतावनी सुननी चाहिए थी। जो लोग भाग नहीं लेना चाहते, वे डेस्टिनी छोड़ दें। लेकिन किसने सोचा था कि युद्ध का परिणाम ऐसा होगा? नियति के सदस्यों ने अपने भाग्य के आगे सिर झुका लिया। नक्स। अचानक मिलियाना ने आवाज़ लगाई। नक्स ने उसकी आंखों में देखा और मिलियाना ने आवाज़ लगाई। ये पर्याप्त संतोषजनक नहीं है। निवेदन करना, अपने जीवन की भीख मांगो। मिलियाना चिल्लाए और उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसकी बाहों में जादू का घेरा और भी चमक उठा। लेकिन फिर अचानक उसका पूरा शरीर उस काली धुंध से ढक गया जिसे उसने अनदेखा किया था। वह अकेली नहीं थी, विंडन और जेवियन भी धुंध से ढके हुए थे। और ठीक उसी तरह जादुई घेरे, जो लगातार बड़ी मात्रा में मन को चूस रहे थे, अचानक बंद हो गए। उन्होंने अधिक मन प्राप्त करने की कोशिश की, हालांकि हवा में मन चलना बंद हो गया, भूखा हो गया। सभी जादुई घेरे टूट गए। युद्ध भवन में फैले सभी जादुई मंत्र गायब हो गए और 3 महान ऋषियों ने, जिन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, वे सब भय से आंखें फाड़कर देख रहे थे। वह तुमने क्या किया? मिलियाना ने चेहरे पर हतप्रभ भाव लाते हुए प्रश्न किया। ये धुंध क्या है? विंडन ने आश्चर्य व्यक्त किया। मैं कोई मन महसूस नहीं कर सकता। जेवियन का शरीर भय से कांप उठा। डेस्टिनी के अन्य सदस्यों की भी आंखें चौड़ी हो गईं। वे जादुई घेरे नहीं, वे मौत की दरांतियां जो उनकी गर्दनों पर लटक रही थीं, वे सब अचानक गायब हो गए। क्या उनके नेताओं को उन पर दया आए? नहीं, यह असंभव था। इसमें किसी तार्किक सोच की आवश्यकता नहीं थी। उनके भयभीत हाव भाव से ही पता चल रहा था कि उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मिलियाना, मैं तो बस विनती करने ही वाला था। तुमने खुद ही उन मंत्रों को क्यों रोक दिया? क्या तुम मुझे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती थी? नक्स ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ प्रश्न किया, जब वह इत्मीनान से 3 महान संतों की ओर चला, जबकि मिलिया और अन्य लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यह तुम कमीने, तुमने क्या किया है? मिलियाना गुस्से में चिल्लाए। क्या मतलब? मेरे साथ खेल मत खेलो। तुमने क्या किया? थप्पड़। मिलियाना जवाब देना चाहती थी, लेकिन अचानक नक्स ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुम फिर क्या कह रहे थे? उसने फिर पूछा। तुम्हें लगता है कि थप्पड़? तुम बकवास। विंडन और जेवियन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे नक्स की ओर दौड़े। हालांकि इससे पहले कि वे नक्स के करीब पहुंच पाते, बैंगनी काली दीवारें उनके सामने दिखाई दी, फिर उनके पीछे, और फिर जल्द ही उन्हें एक बॉक्स के अंदर कैद कर दिया। अरे रुको, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो तुम शो का आनंद नहीं ले पाओगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, नक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसी समय उसने अपने द्वारा बुलाए गए बैंगनी काले बॉक्स में एक छोटा सा छेद बना दिया, जिससे दोनों को शो का आनंद लेने का मौका मिल सके। फिर वह इत्मीनान से मिलियाना की ओर मुड़ा और पूछा, तुम फिर क्या कह रहे थे? इस बार मिलियाना ने उस तरह जवाब नहीं दिया जैसा वह आमतौर पर देती थी। नक्स के चेहरे पर वह भाव, उसकी आंखों में वह खुशी जब वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसके मनोरंजन के लिए बनाया गया एक खिलौना मात्र हो। वह अहंकारी निगाह, वह राक्षसी क्रूर मुस्कान, इससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मिलियाना का दिल, वह उस तनाव को महसूस कर सकती थी, उस डर को। हाँ, मिलियाना डर गई थी कि तुम काफी शांत हो। नक्स बुदबुदाया, यह आपके सामान्य दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। नक्स मिलियाना के पीछे चला गया और उसके कान में फुसफुसाया। सामान्यतः यदि नक्स किसी लड़की के साथ ऐसा करता है तो उसे अपने पैरों में कमजोरी महसूस होती है। मिलियाना की भी यही प्रतिक्रिया थी, हालांकि उसकी प्रतिक्रिया के पीछे का कारण पूरी तरह से अलग था। वह अत्यधिक भय के कारण अपने पैरों को कमजोर कर रही थी। भक्षण करने वाली धुंध ने केवल उसकी जीवन शक्ति को फंसाया और उसकी जीवन शक्ति और मन के बीच के संबंध को तोड़ दिया, जिससे वह एक असहाय स्थिति में आ गई, जहां वह किसी थोड़े अधिक शक्तिशाली नश्वर से भिन्न नहीं थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि इसने उसकी चलने फिरने की क्षमता को छीन लिया। मिलियाना अभी भी चल फिर सकती थी, हालांकि उसका शरीर भय से जम गया था। अपने आप को देखो, आप वास्तव में कांप रहे हैं।
अचानक नक्स ने अपना हाथ मिलियाना के कंधे पर रख दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। उसे मत छुओ, कमीने! विंडन क्रोध से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। ओह! हालांकि नक्स को इसकी परवाह नहीं थी, वह बस विंडन की ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर दिलचस्पी की झलक दिखाई दी। फिर उसका हाथ मिलियाना की कमर की ओर बढ़ा। मिलियाना का शरीर और भी कांप उठा, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। नक्स को, जाहिर है, परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी। उसने बस विंडन की ओर देखा, फिर अपना सिर मिलियाना के कंधे पर रखकर उसने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप उस दीवार को तोड़कर उसे बचाने के लिए यहाँ आने की कोशिश नहीं करेंगे? मेरा मतलब है, मैंने वास्तव में इसमें ज़्यादा मन नहीं लगाया, आप जानते हैं। मुझे यकीन है कि आप जैसे महान संत इसे तोड़ सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं है? क्या मुझे इसमें आपकी मदद करनी चाहिए? नक्स की मुस्कान तब राक्षसी हो गई। उसके हाथ फिर मिलियाना के स्तन की ओर बढ़े। मिलियाना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह दूर जाना चाहती थी, हालांकि उसके शरीर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह बहुत डरी हुई थी। नक्स ने फिर विंडन की आंखों में देखा और धमकी दी, अगर तुम नहीं हटे तो मैं उसके साथ कुछ अकल्पनीय चीजें कर सकता हूं, तुम्हें पता है। और मैं ये काम यहीं सबके सामने कर सकता हूं। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 854। ठीक है, मुझे लगता है आपने काफी मजा किया होगा, है ना? सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 854। ठीक है, मुझे लगता है आपने काफी मजा किया होगा, है ना? पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अगर तुम नहीं हटे तो मैं उसके साथ कुछ अकल्पनीय चीजें कर सकता हूं, तुम्हें पता है। और मैं ये काम यहीं सबके सामने कर सकता हूं। नक्स ने चेहरे पर राक्षसी मुस्कान के साथ कहा। तुम कमीने, उसे अकेला छोड़ दो! विंडन गुस्से में चिल्लाया। उसी समय उसने अपनी सारी ताकत से अपने सामने की दीवार पर मुक्का मारा। हालांकि एक थोड़े से ज्यादा ताकतवर नश्वर के रूप में उसके पास उस दीवार को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। भले ही इसे बिना किसी प्रयास के बनाया गया था, फिर भी उस दीवार को तोड़ने के लिए कम से कम एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर होना चाहिए। ज्यादा ताकत लगाओ, मुझमें ज्यादा धैर्य नहीं है, तुम्हें पता है। उससे दूर हो जाओ! विंडन ने फिर से मुक्का मारते हुए चिल्लाया। उसकी उंगलियों पर पहले से ही दरारें थीं और उसके हाथ खून से लथपथ थे, हालांकि उसकी आंखें अभी भी खून से लथपथ थीं। तुम कमीने, तुम क्या कर रहे हो? उस पर हमला करो! विंडन ने डेस्टिनी के सदस्यों को आदेश दिया, हालांकि उनमें से सभी ने अपना सिर झुका लिया। वे मूर्ख नहीं थे, वे किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे हरा सकते थे जिसने 3 महान ऋषियों को ऐसी असहाय स्थिति में धकेल दिया था। इसके अलावा क्या विंडन और अन्य लोग उन्हें मारने वाले नहीं थे? उन्हें उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपनी जान क्यों देनी चाहिए? सदस्य 1 इंच भी नहीं हिले, बल्कि कुछ तो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है। मिलियाना, कसाई, उसके बारे में ऐसे विचार किसके मन में नहीं थे? कोई भी इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मिलियाना एक तेजस्वी सुंदरी थी। कई लोग वह करने का सपना देखते थे जो नक्स को अभी करने का मौका मिला था। क्या उन्हें कोई जबरदस्त शो मिलने वाला था? वे सभी खुली आंखों से इसका स्वागत करेंगे। वाय वाय आप! ये देखकर कि कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ा, विंडन स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। फिर वह कबीले के दिमाग जेवियन की ओर मुड़ा। जेवियन, कुछ सोचो! हालांकि जेवियन कहीं नहीं मिला। आह, वह आदमी तो बस जमीन पर बैठा हुआ आराम कर रहा है। नक्स ने बॉक्स में छेद को चौड़ा करते हुए कहा और जेवियन को सामने लाया, जो बेजान चेहरे के साथ बैठा हुआ था। सिर्फ उसके हाव भाव से ही कोई कह सकता था कि वह ऐसा आदमी नहीं था जो कोई प्रतिरोध दिखाए। एक्स जेवियन! विंडन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या आपके पास सचमुच उसके बारे में सोचने का समय है? अरे, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? अचानक नक्स ने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। उससे दूर रहो! विंडन चिल्लाया, हालांकि इस बार उसकी आवाज़ पहले से कहीं अधिक गहरी थी। क्या पहले ही हार मान ली? हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो तुम लोग बिल्कुल भी मनोरंजक नहीं हो। क्या आप सचमुच बहुत गर्वित महान ऋषि हैं? नक्स अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका, फिर उसने आह भरी और मिलियाना की ओर देखा। मुझे लगता है कि उन्हें आपकी उतनी परवाह नहीं है। ये शब्द कहते हुए वह मिलियाना की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक, ठीक है, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी मजा किया है ना? अल्लुरा ने नक्स के कंधों को छुआ। नक्स का भाव बदल गया, एक चंचल भाव से जो पूर्ण प्रभुत्व और अहंकार को दर्शाता था, एक स्तब्ध भाव तक जिससे ऐसा लगता था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, और फिर एक भ्रमित भाव तक जिससे ऐसा लगता था कि वह स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। उसने अल्लुरा की आंखों में देखा, सबको बस मुस्कुराया। वापसी! नक्स ने वही किया जो उसे बताया गया था और उसने जल्दी से अपने इनक्यूबस फॉर्म को निष्क्रिय कर दिया। उसके शरीर के अंदर महसूस की गई मन की अंतहीन मात्रा अंततः सामान्य हो गई। उसकी ऊंचाई 181 सेमी तक वापस आ गई। उसके सींग इस हद तक सिकुड़ गए कि ऐसा लग रहा था कि वे गायब हो गए हैं,
पंखों के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके कान मूल आकार में लौट आए और उसकी बैंगनी आंखें वापस उन सुनहरी रहस्यमयी आंखों में बदल गईं। नक्स का दिमाग साफ हो गया। वह जल्दी से मिलियाना से दूर चला गया और अपने हाथ झाड़ लिए। फिर उसने विंदन की ओर देखा और जवाब दिया, तुम ऐसा अभिनय क्यों कर रहे हो, मानो कोई उस गंदगी के टुकड़े को छू भी लेगा। नक्स ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, वैसे भी मुझे लगता है कि मैंने योजना बिगाड़ दी है। नक्स ने अमाया की ओर देखते हुए बुदबुदाया। अमाया व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए, अरे कम से कम मैंने महान ऋषियों को तो नहीं मारा है ना, यह मेलिया की गलती थी। नक्स ने मेलिया की ओर देखते हुए बुदबुदाया। हालांकि जब उसने नक्स की ओर देखा तो मेलिया शर्मा गई। नक्स ने असमंजस में भौहें सिकोड़ी, फिर जब वह मेलिया की ओर चला तो उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरी। तो अंततः तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है ना, मैं अब कमज़ोर मेलिया के साथ नहीं खेल सकता। मेलिया का चेहरा लाल हो गया। मुझे लगता है मुझे अपने खेल में तेजी लाने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरे लिए आपके सामने सामान्य व्यवहार करना कठिन हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द आपको समझाना होगा। ऐसे से बंद करो, मैंने अपनी साधना पुनः प्राप्त कर ली है, अब यदि तुमने कुछ भी अजीब किया तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। मेलिया ने प्रतिवाद किया, हाँ टिल्ड, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ टिल्ड। नक्स की बातें सुनकर बाकी महिलाओं की आंखें घूम गईं। हाँ, जो भी हो, अभी भी 2 ऋषि और 11 सम्राट बचे हैं। मेरा मानना है कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। अमाया ने आह भरी। फिर उसने नक्स की ओर देखा और बोली, अपना काम करो। नक्स ने अपना सिर हिलाया, फिर जब वह मुड़ा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। आप सभी घुटने टेकें। धप धप धप। कोई प्रतिरोध नहीं था। यद्यपि नक्स पुनः मानव बन गया था, फिर भी उसके नियंत्रण में 3 महान ऋषि थे, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक्सीडोजेनेसिस के महान ऋषि ने भी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। इसके बाद नक्स 3 महान ऋषियों की ओर मुड़ा और क्या मुझे तुम तीनों को विशेष निमंत्रण देना होगा? अपने सपने में आग। विंडन ने जवाब देना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक बैंगनी काली कील उसकी दाहिनी जांघ में घुस गई, जिससे वह पीड़ा से चीखने लगा। क्या मेरा ये रूप काफी डरावना नहीं है? नक्स फिर विंडन के पास गया और उसकी आंखों में देखा। मुझे अतिवादी कदम उठाने पर मजबूर मत करो विंडन। आपका निर्णय न केवल आपका, बल्कि आपके प्रिय लोगों का भाग्य भी तय करता है। फिर उसने मिलियाना की ओर देखा और बोला, मैं शायद ऐसा न कर पाऊं, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसे कई लोग होंगे जो इस मौके का फायदा उठाएंगे। तुम्हारी हिम्मत मत करना, विंडन ने रक्तवर्ण आंखों से धमकी दी। ओह, मैं हिम्मत करूंगा। क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? नक्स ने अपनी डरावनी नज़र से धमकी दी। घुटने टेको, उसने फिर आदेश दिया। इस बार विंडन उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कांपते शरीर के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। नक्स मुस्कुराया, फिर वह बाकी की ओर मुड़ा और पूछा, आप सभी के सामने केवल 2 ही विकल्प हैं, मरना या मुझे समर्पित हो जाओ। नक्स की सुनहरी आंखें तब चमक उठीं और, मैं आपसे केवल एक बार पूछूंगा, क्या तुम सब मेरे दास बनने को तैयार हो? घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 855 हमें जीवित रहना है। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 855 हमें जीवित रहना है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। दास मोहर 9 स्टार क्षमता। सक्रिय कौशल। आवेदन की शर्त, लक्ष्य को मेजबान का गुलाम बनने के लिए सहमत होना होगा। अगर लक्ष्य बाद में अपना फैसला बदल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुलाम की सील को लक्ष्य हटा नहीं सकता, चाहे लक्ष्य कितना भी मजबूत क्यों न हो। सिर्फ मेजबान को ही सील हटाने का अधिकार है, एक बार सील लग जाने के बाद। प्रभाव, एक बार जब किसी लक्ष्य पर दास सील का उपयोग किया जाता है तो वह मेजबान के आदेशों का विरोध करने में असमर्थ होगा, चाहे आदेश कुछ भी हों। यदि लक्ष्य मेजबान को धोखा देने के बारे में सोचता है तो तीव्र दर्द शुरू हो जाएगा और दर्द तब तक बदतर होता रहेगा जब तक लक्ष्य उन विचारों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल देता। लक्ष्य इस दर्द के तहत मर नहीं सकता। मेजबान के पास ये शक्ति है कि वह जब चाहे इस दर्द को उत्पन्न कर सकता है। मेजबान दासों से संवाद कर सकता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। एक बार जब उस पर गुलाम मोहर लगा दी जाती है तो लक्ष्य की क्षमता बढ़ जाती है। सीमा, दास मोहर उच्चतर स्तर के साधकों के अर्ध संतों पर कार्य नहीं कर सकती। नक्स ने उन्नत स्लेव सील की स्थिति पढ़ी और वह मन ही मन मुस्कुराए बिना न रह सका। वह खुश था कि उसने अपनी इस क्षमता को उन्नत कर लिया, अब वह इसका पुनः उपयोग कर सकता है। अब हम अपनी भर्ती शुरू करते हैं। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। भर्ती? जरूर। अमाया ने नक्स की ओर देखते हुए सिर हिलाया। नक्स ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो ये लड़ाई एक ऐसी घटना थी जहां उसे नए मजबूत गुलामों की भर्ती करनी थी। यह उनकी शुरू से ही योजना थी। यही कारण था कि मेलिया 5 महान संतों के खिलाफ पीछे हट रही थी, भले ही ये केवल थोड़ा ही था।
वे कम से कम सदस्यों को मारना चाहते थे। हालांकि जिस क्षण नक्स ने अपना इनक्यूबस फॉर्म इस्तेमाल किया, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति हावी हो गई और उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया। नक्स को अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते और चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव देखकर एस्टारिया ने टिप्पणी की, वह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इस बार नक्स इस बातचीत में शामिल नहीं था। मैं सहमत हूँ। अपने इनक्यूबस रूप में वह महसूस करता था अलग। वह अधिक सेक्सी लग रहा था, लेकिन यह एक ही समय में डराने वाला था। थाइरा ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी नज़र के साथ कहा। अन्य महिलाओं ने सिर हिलाया। मुझे तो बस ऐसा लगा कि वह ज्यादा आकर्षक लग रहा है। लेन ने चेहरे पर शर्मीली नज़र डालते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। ये निश्चित रूप से सामान्य से कहीं अधिक कामुक था। एम्बर ने सिर हिलाया और याद किया कि कैसे उन्होंने युद्ध के मैदान के बीच में चुंबन किया था। ये निश्चित रूप से सामान्य से बहुत अलग था। बेशक ये सामान्य बात है कि आप दोनों का दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न होगा। अचानक अल्लुरा बोल पड़ी। अन्य महिलाएं उसकी ओर मुड़ीं। जब बात नक्स इनक्यूबस फॉर्म की आई तो वह इसके बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। एम्बर और लेन ही ऐसे लोग थे जिन्होंने नक्स के इनक्यूबस बन जाने के बाद उससे बातचीत की थी। बाकी आप लोगों ने उसे केवल दूर से ही देखा था। यही कारण है कि आप डरे हुए थे। अगर वह आपके पास आता तो आप समझ जाते कि वह वही पुराना नक्स था, बस थोड़ा और साहसी। आप सभी को यह एहसास होना चाहिए, इनक्यूबस नक्स और सामान्य नक्स दो अलग अलग प्राणी नहीं हैं, वे एक ही हैं। इनक्यूबस नक्स बस अधिक विक्षिप्त है। अपने इनक्यूबस रूप में नक्स को खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। आप कह सकते हैं कि मानव नक्स कार्य करने से पहले सोचता है, जबकि इनक्यूबस नक्स वही करता है जो उसका दिल चाहता है, और वह शायद ही कभी तर्क की परवाह करता है। जब वह मेलिया के साथ अपना काम करने में व्यस्त था तो उन्होंने उसे रोकने का साहस किया। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे किसके खिलाफ खड़े हैं। इनक्यूबस नक्स को यह एहसास हुआ होगा कि वह उन्हें दिखाना चाहता है कि वह क्या करने में सक्षम है, उन्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वह चाहता था कि वे पूर्ण शक्ति, प्रभुत्व और दमन महसूस करें। उनके प्रतिद्वंद्वी की आंखों में भय, उनके कांपते शरीर, उनकी असहाय अभिव्यक्तियां। इनक्यूबस नक्स से उनके दिमाग में अंकित कर देना चाहेगा ताकि वे फिर कभी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर सकें। और अपनी ताकत दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वह पूरे युद्ध क्षेत्र पर उच्च स्तरीय मंत्रों से बमबारी करे। क्या इसने कई लोगों को मार डाला जो भविष्य में उपयोगी हो सकते थे? किसे पड़ी है? वह हमेशा नए गुलाम ढूंढ सकता है। इनक्यूबस नक्स को इसकी परवाह नहीं थी, उसके लिए अपनी ताकत दिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बेशक ये गुण इसलिए नहीं आते क्योंकि वह अब एक इनक्यूबस है, ये इसलिए आते हैं क्योंकि नक्स का वास्तविक स्वभाव यही है, हावी होने वाला और अभिमानी। अपने सामान्य रूप में उसका खुद पर अच्छा नियंत्रण है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि अपने इनक्यूबस रूप में नक्स अधिक है। नक्स इनक्यूबस नक्स वह नक्स है जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। और जब उसकी महिलाओं की बात आती है तो इनक्यूबस नक्स सामान्य नक्स से अलग नहीं है, क्योंकि वह हमारे सामने अपने कार्यों के बारे में नहीं सोचता है। हमारे सामने उसका कोई दूसरा चेहरा नहीं है। इसलिए जब वह हमारे निकट होता है तो इनक्यूबस रूप उसके साथ केवल एक ही चीज़ करता है, वह है उसे राक्षस का अहंकार देना। वह अहंकार हमारे प्रति उसके प्रेम के साथ मिलकर उसे अधिक साहसी, स्वतंत्र बनाता है। उसका अहंकार पूरी तरह से उसकी स्थिति को नज़रअंदाज कर देता है, और उसका प्रेम, जो कि उसके आत्मनियंत्रण की कमी के कारण और भी मजबूत हो जाता है, उसे और भी अधिक जंगली, अधिक कामुक रूप प्रदान करता है। यही कारण है कि जो लोग उससे बातचीत नहीं करते उनके लिए वह अधिक भयभीत करने वाला प्रतीत होता है। हालांकि हमारे लिए वह एक जंगली, साहसी नक्स है जो अपने प्यार का इजहार करने में संकोच नहीं करता, चाहे वह कहीं भी हो। बेशक जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, नक्स की आंतरिक प्रकृति अधिक प्रभावशाली है। इसलिए आप आमतौर पर जो नाटक करते हैं जिसमें आप उसे दबाने और शीर्ष पर रहने की कोशिश करते हैं, वह उस समय असंभव हो जाता है जब वह एक इनक्यूबस में बदल जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी उस सींग वाले राक्षस द्वारा नियंत्रित किए जाने से कोई आपत्ति होगी, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अल्लुरा के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। हालांकि महिलाओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की शर्म और उम्मीद भरी नज़रों से ही अल्लुरा को सारे जवाब मिल गए। तो उसने मेलिया के साथ जो किया, क्या वह नक्स का असली इरादा था? अचानक थायरा ने उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा। बिल्कुल, अल्लुरा ने सिर हिलाया। सामान्यतः वह कोई भी कदम उठाने से पहले कई चीज़ों पर विचार करता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उसे कोई भी कदम उठाने से रोकने वाला सबसे बड़ा कारण हम सभी हैं, उसके इनक्यूबस रूप में। हालांकि जहां वह सोचता नहीं है और उसका दिल हावी हो जाता है, वहां उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी भावनाएं जो उसने हमारे कारण अपने दिल में दबा रखी थीं, वे फूट पड़ती हैं और उसके इनक्यूबस के गुणों के साथ मिलकर पहले से भी अधिक मजबूत हो जाती हैं। तो उसके मन में मेलिया के लिए भावनाएं हैं। थाइरा ने बुदबुदाया, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? मेलिया एक खूबसूरत महिला है।
अल्लुरा बस मुस्कुरा दी। आप इस बात को काफी स्वीकार करते दिख रहे हैं। अमाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं हूँ। अल्लुरा ने अपना सिर हिलाया। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि नक्स पर प्रतिबंध लगाने के बजाय हमें उसका समर्थन करना चाहिए और उसे और अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अमाया के चेहरे का भाव बदल गया। उसे यह बातचीत पसंद नहीं आ रही थी। मैं लंबे समय से वासना की स्थिति में रह रही हूँ अमाया। अल्लुरा ने बड़बड़ाया। मैंने हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग देखे हैं। आप ब्लडहॉट हाउस में रहे हैं, है न? वह हाउस लस्ट स्टेट से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। हमने भले ही डेस्टिनी को हरा दिया हो, लेकिन असली ताकतवर शक्तियों की तुलना में डेस्टिनी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि तथाकथित उच्च स्तरीय कबीले भी वास्तविक शक्तियों की नज़र में छोटे से छोटे हैं। और हम उस पैतृक आदेश के बारे में भी नहीं जानते जो इन वास्तविक शक्तियों को नियंत्रित करता है। ये दुनिया या नील उस छोटे महाद्वीप से बहुत अलग है जहाँ से हम आए हैं, और यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हमें और अधिक ताकत की ज़रूरत है। नक्स को अधिक ताकत की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि नक्स की क्षमता कैसे काम करती है। यदि वह न होते तो हम में से अधिकांश लोग अभी भी महत्वहीन कीट ही होते। उसे सिर्फ अपने पास रखने के लिए सीमित करना सीधे सीधे स्वार्थपूर्ण है। चाहे वह भक्षण करने वाली धुंध हो, इंक्यूबस फॉर्म हो, स्लेव सील हो, डार्क एमेथिस्ट हो, या कोई अन्य क्षमता हो जिसका उपयोग नक्स दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के लिए करता है, अंत में इन सब के पीछे आधार शक्ति साधना ही है। वह अभी भी एक सम्राट हैं, और ईमानदारी से कहें तो यदि वह अपनी सामान्य गति से चलते तो अब तक वह एक महान संत या अर्धसंत बन चुके होते। हम सभी जानते हैं कि वह स्वयं को सीमित कर रहे हैं और पहले की तरह खुले नहीं हैं। जब वह नश्वर था तो उसने ताकत हासिल करने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे जीवित रहना था। यहाँ भी लड़कियों की यही स्थिति है। हमें जीवित रहना है। नक्स को जीवित रहने की जरूरत है, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी इस्तेमाल नहीं किया। ये तो सरासर मूर्खता है। अल्लुरा ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। उद्धरण उद्धरण। महिलाएं चुप हो गईं। अल्लुरा गलत नहीं थी, वे भी यह जानते थे। नक्स का खुद को सीमित रखना अच्छी बात नहीं थी। उसका इंक्यूबस फॉर्म, यह उनके लिए उससे कहीं अधिक तरीकों से वरदान साबित हो सकता है जितना उन्होंने सोचा था। तो तुम कह रही हो कि नक्स को और भी औरतों के पीछे जाना चाहिए? क्या तुम ही नहीं थी जिसने कहा था कि तुम उसे किसी के साथ साझा नहीं करोगी? तुमने तो मेरे साथ थरीसम करने से भी मना कर दिया क्योंकि तुम चाहती थी कि वह पूरी तरह तुम्हारा हो। पाखंडी। एडा ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी। स्थिति अलग है एडा, दांव ज्यादा हैं। साथ ही मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नक्स को किसी भी अनजान महिला के पीछे पड़ जाना चाहिए। अचानक अल्लुरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह आगे बोली। वह पहले से ही बहुत चयनात्मक है ना? वह इतना चयनात्मक क्यों है? क्योंकि उसकी पत्नियां अद्भुत हैं। तो हमें और अधिक आश्चर्यजनक होने की आवश्यकता है ना? हमारा स्तर इतना ऊंचा करो कि कोई भी महिला हमसे मुकाबला न कर सके। इस तरह नक्स की तो बात ही छोड़ो, वे महिलाएं भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी क्योंकि उन्हें दूर से ही अपनी हीनता का एहसास होता है। बस इतना अच्छा बनो। अल्लुरा ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव लाते हुए कहा। उन शब्दों को सुनकर अमाया के चेहरे पर भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन शब्दों से प्रबुद्ध हो गई हो। मिलियाना के बारे में क्या? अचानक थायरा ने सवाल किया। जिस तरह से वह मिलियाना के सामने पेश आया, उससे ऐसा लगा कि उसके मन में भी उसके बारे में कुछ विचार थे। क्या वह भी उसमें दिलचस्पी रखता है? वह नहीं है। अल्लुरा ने अपना सिर हिलाया। ये तो उसकी इंक्यूबस प्रकृति थी जो उस पर हावी हो रही थी। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। जितना अधिक वह ऐसा करता उतना ही अधिक नशे में हो जाता और उसकी इंक्यूबस प्रकृति स्वयं को और अधिक प्रकट करती। यही कारण है कि आपने उसे रोका। एम्बर बुदबुदाया। अल्लुरा ने सिर हिलाया। आपको कैसे पता चला कि यह उसका इंक्यूबस स्वभाव था, न कि उसके वास्तविक विचार? अमाया ने पूछा। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि अल्लुरा नक्स के बारे में उससे ज्यादा जानती है। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। हाँ, वह ईर्ष्यालु थी। जब वह उसके साथ था तो मैं उसके करीब खड़ी थी। वह बस अपने हाथ उसकी कमर या स्तनों के पास ले जाता था। उसने उसे कभी नहीं छुआ। ईमानदारी से कहूं तो एक इंक्यूबस किसी महिला को नहीं छूता है, बल्कि उस महिला के लिए प्रेम रखता है। ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह उससे नफरत करता है। अल्लुरा ने कंधे उचका दिए। एक इंक्यूबस हो? एस्टारिया ने बड़बड़ाते हुए याद किया कि आज नक्स ने कैसे लड़ाई की थी। उसे याद आया जब नक्स ने उससे कहा था कि कैसे उसे खुद पर नियंत्रण रखने में मुश्किल हो रही है। तब उसने अल्लुरा की ओर देखा। आप कैसे हैं? उसने सवाल किया। अल्लुरा ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। तुमने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है ना? क्या आप अपने सक्कुबस स्वभाव से प्रभावित नहीं हैं? मैं हूं। अल्लुरा ने सिर हिलाया। फिर उसकी बैंगनी आंखें धुंधली हो गईं और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान दिखाई दी।
मैं अभी बहुत उत्तेजित हूँ। तो मैं तुम्हारी बारी खुद ले लूँगा, ठीक है। आखिरकार मैं शर्त जीत गया। उद्धरण उद्धरण। बाकी महिलाएं चुप हो गईं और सिर नीचे कर लिया। वे खंडन नहीं कर सकी। अल्लूरा ने अकेले ही आधे से ज्यादा दुश्मनों से निपटा। उसका योगदान नक्स और मेलिया के ठीक बाद था। अल्लूरा मुस्कुराई और फिर वह नक्स की ओर मुड़ी और उसके काम खत्म होने का इंतजार करने लगी। मैं आपसे केवल एक बार पूछूंगा, क्या तुम सब मेरे दास बनने को तैयार हो? घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 856 नए दास। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 856 नए दास। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। मैं आपसे केवल एक बार पूछूंगा, क्या तुम सब मेरे दास बनने को तैयार हो? नक्स ने सवाल किया। हाँ, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे जैसे कमीने के आगे झुक जाएंगे? विंडन बोला, उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। क्या आप कुछ भूल रहे हैं? आपका निर्णय आपके मित्र के भाग्य का फैसला करता है। उसे धमकाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करो। मैं अभी इतना कमज़ोर नहीं हूँ। मिलियाना, जो इस समय अचंभित थी, अंततः अपनी स्वप्नावस्था से बाहर आए और नक्स को घूरने लगी। नक्स उसकी ओर मुड़ा और फिर चेहरे पर मुस्कान लिए वह उसकी ओर चल पड़ा। मैं इस रूप में वास्तव में उतना डरावना नहीं दिखता, है न? ये शब्द कहते हुए नक्स ने अपना हाथ मिलियाना की ओर बढ़ाया। मिलियाना को कुछ यादें याद आई जिन्हें वह याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह नक्स की ओर बढ़ी और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगी। घावाफ। हालांकि नक्स ने बस एक तरफ कदम बढ़ाया और अपने घुटने से मिलियाना के पेट पर हमला किया। ये प्रहार इतना जोरदार था कि मिलियाना को लगा कि उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। उसका पेट अकड़ गया और उसे खून की खांसी होने लगी। उसका शरीर एक पल के लिए हवा में उठा और फिर वह फिर से अपने घुटने पर गिर गई। हालांकि नक्स ने यहीं नहीं रुका। उसने उसे फिर से लात मारी और जब वह जमीन पर गिर पड़ी तो नक्स ने उसके सिर पर पैर रख दिया। मिलियाना, विंडन चिंता में चिल्लाया। नक्स फिर विंडन की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मैं अभी उसकी खोपड़ी को कुचल सकता हूँ। क्या तुम तीसरी मौत देखना चाहोगे? हालांकि एक और महान ऋषि को खोना दुख की बात होगी, लेकिन मैं इतना परेशान हूं कि ऐसा कर सकता हूं। नक्स की मुस्कान राक्षसी हो गई। तुम्हारी हिम्मत मत करना। विंडन लिजियन, मेरी गुलाम बन जाओ। विंडन, ऐसा मत करो। इससे पहले कि मिलियाना कुछ कह पाती, नक्स ने उसका दूसरा हाथ भी काट डाला। मुझे व्यर्थ का नाटक नहीं चाहिए। आपके पास निर्णय लेने के लिए 3 सेकंड हैं। नक्स ने फिर जेवियन और विंडन की ओर देखा और बोला, क्या तुम दोनों मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? मैं हूं। जेवियन ने सबसे पहले अपना सिर हिलाया। 2 सेकंड बचे हैं। नक्स ने विंडन की ओर देखते हुए बुदबुदाया। मैं हूं। अब उसे अकेला छोड़ दो। दास, विंडन लिजियन, जेवियन फ्रुगले। नक्स की आंखों के सामने एक संदेश प्रकट हुआ और वह मुस्कुराया। दूसरी ओर विंडन और जेवियन को अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा का प्रवेश महसूस हुआ और उनके भाव बदल गए। तुमने हमारे साथ क्या किया है? विंडन ने नक्स की ओर देखते हुए प्रश्न किया। हालांकि नक्स ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसने अपने पैर पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे मिलियाना का चेहरा और भी जोर से फर्श पर आ गया। मैंने अभी तक आपका जवाब नहीं सुना है। दूर हो जाओ फ्रा। विंडन चिल्लाया और नक्स को मिलियाना से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे पूरे शरीर में भयंकर दर्द महसूस हुआ और वह चिल्ला उठा। और वह अकेला नहीं था। जेवियन, जो हालांकि कुछ भी नहीं कह रहा था, फिर भी उसके मन में वे विचार आ रहे थे जो उसे नहीं आने चाहिए थे जब उसने महसूस किया कि नक्स क्या कर रहा था और स्लेव सील को बस यही चाहिए था। जेवियन भी जोर से चिल्लाया। दोनों महान ऋषि दर्द से जमीन पर लौटते हुए जोर जोर से चिल्लाते रहे। उनकी चीखें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और शरीर भय से कांपने लगा। अचानक नक्स पीछे हटा और फिर वह मिलियाना के बगल में बैठ गया। वे ये सब तुम्हारे कारण ही झेल रहे हैं, तुम्हें मालूम है। बंद करो जो कर रहे हो। मिलियाना ने चेहरे पर भय का भाव लाते हुए कहा। जेवियन और विंडन, उसने उन्हें कभी इस तरह नहीं देखा था। ये वे प्राणी हैं जो अपने अंगों के कट जाने या छेद हो जाने के बाद भी ठीक रहते थे। बस वे किस तरह के दर्द से गुजर रहे थे कि जमीन पर लौट रहे थे और इस तरह चिल्ला रहे थे। तुम्हें पता है क्या करना है ना? नक्स बोला और फिर उसने सवाल किया। मिलियाना विन्फ, क्या तुम मेरी गुलाम बनने को तैयार हो? हाँ, बस तुम जो कर रहे हो बंद करो। तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। मिलियाना का उत्तर लगभग तत्काल था। दास, मिलियाना विन्फ, विंडन लिजियन, जेवियन फ्रुगले। नक्स के सामने एक और स्क्रीन प्रकट हुई। मिलियाना को भी अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा प्रवेश करती हुई महसूस हुई। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस नक्स की ओर देखा और कृपया इसे बंद करो। उसकी आंखें धुंधली थीं। यह उसके सामान्य उग्र रूप से बिल्कुल भिन्न था। उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। सच कहूं तो वह आश्चर्यचकित था। ये महान ऋषि, वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा।
उसने अपने हाथ हिलाए, जेवियन और विंडन का दर्द कम हो गया, उनके शरीर कांपने लगे और वे फर्श पर लेट गए तथा उन्हें बहुत पसीना आने लगा। उनके मन में बहुत सारी बातें थीं, हालांकि उन सभी भावनाओं में से सबसे मजबूत डर था। उन्होंने जो दर्द महसूस किया, वे भयभीत थे, वे कभी भी वैसा दर्द दोबारा महसूस नहीं करना चाहते थे। कोई बात नहीं किया। विंडन और जेवियन ने मिलियाना की ओर देखा तक नहीं, जिस महिला के लिए उन्होंने ये सब किया था। उन्हें अपने लिए कुछ समय चाहिए था। चाहे मैं इसे जितनी भी बार देखूं, यह अभी भी उतना ही डरावना है जितना पहली बार देखा था। फेलबटा ने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए कहा, मैं सहमत हूं, मैं कभी भी इसकी आदत नहीं डाल सकता। इवाने ने सिर हिलाया। वह दर्द, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूं तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। थाइरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। दूसरी महिलाएं उसकी ओर मुड़ी। एम्बर ने उसके कंधों को थपथपाया। हालांकि थाइरा ने अपना कंधा हिलाया। मुझ पर दया मत करो, मैं अभी भी आभारी हूं कि ऐसा हुआ। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं दोबारा भी उस दर्द से गुजरूंगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, है न? तुम्हें फिर कभी किसी तरह के दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा, मेरे प्यारे। अचानक थाइरा को महसूस हुआ कि कोई परिचित हाथ उसे गले लगा रहा है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे गिर पड़ी तथा नक्स को उसे उठाने के लिए छोड़ दिया। नक्स ने चेहरे पर सौम्य भाव लिए हुए थाइरा की गर्दन को चूमते हुए मुस्कुराया। आपको अभी भी उन्हें गुलामों में बदलना होगा, थाइरा ने बुदबुदाया। मैं ऐसा करूंगा। 1 मिनट बाद नक्स टालमटोल कर रहा था। बेशक थाइरा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। थाइरा और नक्स 2 मिनट तक ऐसे ही रहे। उसके बाद नक्स ने थाइरा को उठाया और डेस्टिनी के बाकी सदस्यों की ओर चल दिया। चलो इस पर बात खत्म करते हैं, ठीक है? वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। नक्स ने एक विशेष दिशा में देखते हुए बुदबुदाया। क्या तुम लोग मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? हम हैं। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और नक्स को 16 नए दास प्राप्त हुए। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 857 तुम रहस्यों से भरे हो। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 857 तुम रहस्यों से भरे हो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। विंडन, आत्मसमर्पण करो। डेस्टिनी के सभी सदस्यों को गुलाम बनाने के बाद नक्स ने विंडन की ओर मुड़कर आदेश दिया। दी डेस्टिनी आत्मसमर्पण करती है। विंडन ने किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का संकेत नहीं दिखाया। वह भला कैसे मना कर सकता था? वह अभी भी उस भयावह अनुभव के बारे में सोच रहा था जिससे वह भी अभी गुजरा था। एक्सीडोजेनेसिस उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करता है, नक्स ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए कहा। अचानक नक्स जिस दिशा में देख रहा था वहां 2 लबादेधारी प्राणी प्रकट हुए। वे फिर नक्स के पास उड़े और कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते रहे। दूसरों के लिए ये घटनाओं का स्वाभाविक सिलसिला हो सकता है क्योंकि वे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ एहसास हुआ। ये लड़का, जब वे छिप रहे थे तब उसने उनकी उपस्थिति और स्थान को भांप लिया। क्या हमें कोई और औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी? उनके विचारों से अनभिज्ञ नक्स ने प्रश्न किया। वहाँ है, एक गुप्त प्राणी बोला। फिर वह नक्स की ओर चला और आपने ऑर्डर को जो जानकारी दी है उसके अनुसार आप एक मानव हैं, इनक्यूबस नहीं। आदमी बोला और अचानक माहौल बदल गया। नक्स और उसकी पत्नियों के अलावा वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ये बात मेलिया के लिए विशेष रूप से सत्य थी। वह भयभीत लग रही थी और उसका पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था। पैतृक आदेश ये किसी भी कबीले की राजनीति या इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं होता है, लेकिन नियमों की बात आने पर वे विशेष रूप से सख्त माने जाते हैं। आदेश में गलत जानकारी प्रस्तुत करना, यह आत्महत्या करने के समान था। मेलिया ने नक्स की ओर देखा, उसका पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसका शरीर भय से कांप उठा। नक्स, वह ऑर्डर से झूठ कैसे बोल सकता है? वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेगा? मेलिया समझ नहीं पा रही थी, तथापि नक्स को कोसने के बजाय वह जानती थी कि इस स्थिति से उबरने और नक्स को बचाने के बारे में सोचना बेहतर होगा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वह कुछ भी नहीं सोच सकी। उसके पिता ने पहले ही साफ कह दिया था कि पैतृक आदेश के खिलाफ जाना मूर्खता है। यहाँ तक कि ब्लडहॉट हाउस में भी आदेश के खिलाफ खड़े होने की शक्ति नहीं थी। मेलिया ने खुद को असहाय अवस्था में पाया और घबराने लगी। मैं भी इंसान हूँ। अचानक नक्स बोल पड़ा। क्या आप लाए? इससे पहले कि लबादाधारी व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, नक्स ने उत्तर दिया। यह मेरी योग्यताओं में से एक है। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी योग्यताओं का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। तो आप कहते हैं कि आप एक इंसान हैं? ये सही है, नक्स ने सिर हिलाया। तो अगर मैं इसकी पुष्टि कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? लबादा पहने व्यक्ति ने प्रश्न किया। मुझे बदले में क्या मिलेगा? नक्स ने पुनः प्रश्न किया। लबादा पहने हुए व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी। अगर मैं सहमत हो जाऊं और तुम्हें अपनी इच्छानुसार सब कुछ पुष्टि करने की अनुमति दूं, मैं अपनी जान जोखिम में डालता हूं।
तो अगर आप गलत थे और आपने मुझ पर गलत संदेह किया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, है ना? नक्स मुस्कुराया। हालांकि लबादा पहने हुए व्यक्ति को यह बात पसंद नहीं आई। यह ऐसे नहीं होता नक्स लिएंडर। आपका जीवन ये पहले से ही खतरे में है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो कहा वह आपकी जान बचा सकता है। मैं ही हूं जो यहाँ आप पर उपकार कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ लबादा पहने हुए व्यक्ति की ओर बढ़ाया। मुझे लगता है कि आप हर चीज़ से हमेशा कुछ न कुछ हासिल नहीं कर सकते। नक्स ने मन ही मनाह भरी। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। लबादा पहने उस व्यक्ति ने नक्स के हाथ पकड़ लिए और उसके शरीर में मैना का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ सेकंड बाद आप एक इंसान हैं, वह बोला। इस बार उसकी सख्त आवाज़ कांपती हुई लग रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक इंसान हूँ, यह मेरी योग्यता है। यह कोई सामान्य योग्यता नहीं है, आदमी ने टिप्पणी की। आपको क्या लगता है कि मैंने पुनर्तः गुप्त नियम की मांग क्यों की? नक्स ने उत्तर दिया। तो क्या आप सच में उन्हें जीवित छोड़ना चाहते हैं? नक्स ने डेस्टिनी के सदस्यों की ओर देखा जो अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठे थे और हंस पड़ा। आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे अपने तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी चुप हो गया। फिर वह विंडन और जेवियन की ओर मुड़ा जो अभी भी जमीन पर लेटे हुए थे और सोचने लगा। तुम एक डरावने आदमी हो, उन्होंने टिप्पणी की। मैं खुद को रोमांटिक किस्म का मानता हूँ, नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं ये देख सकता था, लबादाधारी व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसे अभी भी याद है कि कैसे ये कमीना युद्ध के मैदान में अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के बजाय इन महिलाओं को चूम रहा था और गले लगा रहा था। इतना ही नहीं, जब उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें ऐसा करते समय टोका तो वे क्रोधित होने का दुस्साहस भी कर बैठे। ईमानदारी से कहूं तो जब उसने खुद को विंडन की जगह पर रखा तो वह लबादाधारी व्यक्ति भी नक्स को मारना चाहता था। लेकिन सभी मजाक को एक तरफ रखते हुए, नक्स लिएंडर वह एक डरावना प्राणी था, एक सम्राट जो महान ऋषियों के साथ ऐसे खेलता था जैसे वे कुछ भी नहीं हैं। यहाँ तक कि 7 नायक मिलकर भी जब सम्राट थे तो इतने शक्तिशाली नहीं थे। यह आदमी, उसकी क्षमता उन सभी लोगों से कहीं अधिक डरावनी थी जिनसे वह कभी मिला था। यदि यह पुनर्तः गुप्त नियम न होता तो उसे एक लंबी रिपोर्ट बनानी पड़ती जिसमें ऐसी बातें बताई जाती जिन पर कोई भी समझदार व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता। ईमानदारी से कहूं तो वह आभारी तो था, लेकिन साथ ही वह निराश भी था। वह किसी से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि जैसे ही वह ऐसा करेगा उसका सिर चकरा जाएगा। आदेश इन बातों को बहुत गंभीरता से लेता है। पूर्ण रहस्य का मतलब था कि उसे उस रहस्य के साथ ही मरना होगा। वह इसे दूसरों को नहीं बता सकता, भले ही वे आदेश के सदस्य ही क्यों न हो। आदेश इतना सख्त था। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। कौन जानता है, शायद भविष्य में हम फिर मिलेंगे और उस समय मुझे अपना चेहरा इस तरह से नहीं ढकना पड़ेगा। हम एक संत से मिलना है। मुझे आश्चर्य है कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे किस स्तर तक पहुंचना होगा, लेकिन मैं इसके लिए उत्सुक हूं। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए टिप्पणी की। हालांकि लबादा पहने हुए व्यक्ति ने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये लबादा, यह उसकी खेती को छिपाने के लिए किया गया था। अरे, वह तो ये भी नहीं जानता कि दूसरा पर्यवेक्षक कितना शक्तिशाली है, क्योंकि वह भी इस लबादे के आर पार नहीं देख सकता। यह आदमी कैसे? तुम रहस्यों से भरे हो, आदमी ने टिप्पणी की। नक्स ने बस अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए बुदबुदाया। पूर्ण रहस्य? हे! वह आदमी हंसा और फिर पीछे मुड़ा। मैं औपचारिकताओं में उलझना नहीं चाहूंगा। एक्सीडोजेनेसिस जीता, अब जो चाहो करो। ये शब्द कहकर वे दोनों लबादाधारी प्राणी चले गए। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 858 मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम मेरे हो। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 858 मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम मेरे हो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। विंडन, मैं चाहता हूं कि यहाँ मौजूद सभी लोग अपनी सही स्थिति में वापस आ जाएं, उनकी चोटें ठीक हो जाएं, उनके अंग फिर से विकसित हो जाएं। आपके पास 1 सप्ताह है। मैं 7 दिनों के बाद आपसे संपर्क करूंगा, नक्स ने आदेश दिया। भूले हुए महाद्वीप के विपरीत, यर्नियल के पास अंगों को जोड़ने या यहाँ तक कि उन्हें फिर से उगाने का एक तरीका था। परियां, ये जाति लकड़ी और उपचार जादू में उत्कृष्ट है। इनका सभी उच्च श्रेणी के स्वास्थ्य औषधियों पर एकाधिकार था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कुछ औषधियां इतनी शक्तिशाली हैं कि हाल ही में मृत हुए किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करना भी संभव है। बेशक, एक संभावना यह भी थी कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, क्योंकि ब्लेडहॉर्ट परिवार के पास भी इतनी शक्तिशाली औषधि नहीं थी। वैसे भी, कुल मिलाकर एल्वेन मैजिक के साथ जो लोग मरे नहीं थे उन्हें ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बेशक, ये महंगा था, यहाँ तक कि डेस्टिनी जैसे मध्य स्तरीय कबीले के लिए भी, लेकिन अंत में ये लोग डेस्टिनी की शीर्ष शक्ति थे। भले ही नक्स ने इसका आदेश नहीं दिया था, विंडन ने कबीले के फंड का उपयोग करके अपने कबीले के सभी सदस्यों को सर्वोत्तम स्थिति में ला दिया होता। जैसा आप आदेश दें।
विंदन ने सिर हिलाया, इस बार उसके चेहरे पर कोई प्रतिरोध नहीं था। उसने अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए थे। नक्स को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। खैर, मैं ये चीज़ ले जाऊंगा, ये काफ़ी उपयोगी है। नक्स ने डिस्क आर्टिफैक्ट को हाथ में पकड़ते हुए बात की, जिसका उपयोग एडेन ने मेलिया की खेती को सील करने के लिए किया था। कलाकृति को देखकर विंडन का सिर एडेन के निर्जीव शरीर की ओर घूम गया जो फर्श पर पड़ा था। एडेन ने इसलिए रुका क्योंकि वह युद्ध का समापन देखना चाहता था, वह उस युद्ध का अंत देखना चाहता था जिसके लिए उसने अपने जीवन का बलिदान दिया था। हालांकि नहीं, सच में वह नियति की जीत देखना चाहता था। हालांकि जिस क्षण नक्स प्रकट हुआ, उसकी सारी उम्मीदें धुल गईं। क्या वह अपनी जान बचाकर अपने शेष कबीले को नष्ट होते देखना चाहता है? एडेन में उस तरह की ताकत नहीं थी। उसने मरने का फैसला किया। विंडन की आंखें धुंधली हो गईं। नक्स को इसकी परवाह नहीं थी। उसने युद्ध हॉल को अचिन्हित कर दिया था, जिसे उसने कुछ गलत होने की स्थिति के लिए चिन्हित किया था। तभी हवा में से एक सफ़ेद गेंद प्रकट हुई। नक्स ने गेंद को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, गेंद चमक उठी और गायब हो गई। अब मैं जा रहा हूँ। याद रखें, मैं 1 सप्ताह में आपसे संपर्क करूंगा। इसके बाद नक्स पलटकर चला गया। महिलाएं भी पीछे पीछे चलीं। मेलिया, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आप इस कलाकृति पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? मेरा मतलब है, यह अर्धसंतों या निम्न स्तर के साधकों को पकड़ सकता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया किसी ऐसी चीज़ के लिए असामान्य रूप से सक्रिय है जो केवल यही कर सकती है। जब वे दरवाजे की ओर जा रहे थे, नक्स ने चेहरे पर शिकन लाते हुए सवाल किया। ये किसी अर्धसंत को पूरे 5 मिनट के लिए उसकी साधना से वंचित कर सकता है, नक्स। बस यही तथ्य पर्याप्त है कि यह ऐसी चीज़ है जिसे आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय कबीले भी आपसे इसके लिए लड़ेंगे यदि उन्हें इस कलाकृति के अस्तित्व के बारे में पता चल जाए। ये सिर्फ दिखावे के लिए 11 स्टार कलाकृति नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आश्चर्य है कि डेस्टिनी जैसे कबीले में ऐसा कुछ है। मेलिया ने अपने हमेशा की तरह भावशून्य चेहरे से बताया। एक 11 सितारा कलाकृति हो? नक्स बुदबुदाया। उन्होंने अभी भी नहीं सोचा कि यह कलाकृति इस नाम के लायक है। 11 स्टार एक संत का स्तर था। इस कलाकृति का सबसे अच्छा काम एक अर्ध संत को पकड़ना था। इसे 11 सितारा कलाकृति कैसे कहा जा सकता है? और जैसे कि नक्स क्या सोच रहा था, मेलिया ने आगे कहा, जिस प्रकार राजा से सम्राट तक की छलांग होती है, उसी प्रकार महान संत से अर्ध संत तक की छलांग भी बड़ी छलांग होती है। इसे साधक की यात्रा का तीसरा चरण कहा जाता है। एक ऐसा चरण जिस तक बहुत से लोग नहीं पहुंच सके। चरण हम सिद्धांत रूप में खेती को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। नश्वर से राजा तक प्रथम चरण है। सम्राट से महान ऋषि तक का सफर दूसरा चरण है। अर्ध संत से संत तक का चरण तीसरा चरण है। और दिव्य अवस्था ही अंतिम अवस्था है, चौथी अवस्था है। मेलिया ने समझाया। और निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि प्रत्येक चरण में एक दूसरे के बीच एक बहुत बड़ा पावर गैप होता है। हर बार जब आप एक नए चरण में प्रवेश करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। एक अर्ध संत एक तृतीय चरण साधक है। एक अकेला अर्ध संत हम सभी को एक साथ हराने के लिए पर्याप्त है। इसलिए एक कलाकृति जो बिना शर्त ऐसे प्राणी को पकड़ सकती है, ये स्पष्टतः अन्य कलाकृतियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। ये बात वह नहीं जानता था। वह आयशा की ओर मुड़ा और मेलिया की हर बात पर उसे सिर हिलाते हुए देखकर उसका मुंह फड़क उठा। तुम्हें मुझे ये सब बताना था, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन वह इस विकृत व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकता था? अंत में उसने बस अपना सिर हिलाया। फिर उसने मेलिया की ओर देखा और सिर हिलाया। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कबीले में तुम्हारे जैसा ज्ञानी व्यक्ति है, मेलिया। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि आप इस कबीले को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ। मेलिया का जवाब त्वरित था। जैसा कि पहले बताया गया है, वह यहाँ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि यह एक बिगड़ेल युवा मालकिन की इच्छा थी। जब उसने कहा कि वह शीर्ष पर पहुंचना चाहती है तो वह पूरी तरह गंभीर थी। नक्स, जो पहले से ही उसके जवाब की उम्मीद कर रहा था, चंचलता से मुस्कुराया। बिल्कुल, यद्यपि आप थोड़े संकोची हैं, फिर भी मुझे पता था कि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। हालांकि आप इसे अधिक खुले तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा अधिक बार करें। नक्स के चेहरे पर मुस्कान देखकर मेलिया ने अपनी भौहें उठाईं। वह मुस्कुराहट, उससे वह परिचित थी। आप किस भावना की बात कर रहे हैं? मेलिया ने चेहरे पर सावधानी भरी नज़र डालते हुए पूछा। मेरे प्रति आपकी भावनाएं? निश्चित रूप से, नक्स ने ऐसे कहा जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। और मैंने इस बारे में कब कुछ कहा? मेलिया ने पूछा। वह पहले से ही ऐसी किसी बात के लिए तैयार थी, इसलिए उसने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, वह नक्स की हरकतों की आदी हो रही थी। आपने अभी कहा, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो। क्या यह आपकी भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? मेलिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। शायद वह अभी भी उसकी हरकतों की आदी नहीं थी।
घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 859। तो क्या वह ऐसा ही व्यवहार करता है जब वह किसी स्त्री के पीछे जाता है? सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 859। तो क्या वह ऐसा ही व्यवहार करता है जब वह किसी स्त्री के पीछे जाता है? पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। नक्स को इस तरह मेलिया के साथ छेड़खानी करते देख आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। तो क्या वह किसी महिला के पीछे जाते समय इसी तरह व्यवहार करता है? उसने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए पूछा। जब वह मेरे साथ होता है तो उसका व्यवहार उससे बहुत अलग होता है। वह बुदबुदाई, उसकी अभिव्यक्ति उसके सामान्य चंचल और हंसमुख स्वभाव से अलग लग रही थी। ये सच है, काफी समय हो गया जब से मैंने उसे इस तरह से व्यवहार करते देखा है। अल्लुरा, जो आयशा के पास चल रही थी, ने सिर हिलाया। उसकी बातें सुनकर आयशा के आसपास का माहौल और भी नम हो गया और वह अपना सिर नीचे करके व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने लगी। मेरा मतलब है, मेलिया सुंदर है और वह मजबूत है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं दिखता, है ना? या फिर क्या मैं बहुत सीधी सादी हो गई और उसे विजय का वह एहसास नहीं दे पाई जो पुरुषों को बहुत पसंद आता है? क्या मुझे अलग थलग और दूर रहकर काम करना चाहिए था जिससे वह मेरे पास आए? आयशा बुदबुदाए। उसकी बातें सुनकर अल्लुरा बस हंस पड़ी। हे, मानो आप उसके जैसे किसी व्यक्ति को नज़रअंदाज कर सकते हैं और अलग थलग रह सकते हैं। औरत, मुझे आश्चर्य है कि तुमने उसे देखते ही उस पर छलांग नहीं लगाई। आप किसी भी तरह से इस तरह के उपहार को अनदेखा नहीं कर सकते। अल्लुरा बोली। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि जिस उपहार की वह बात कर रही थी वह उसका अपना पति था। मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा व्यवहार करना मेरा स्वभाव नहीं है। अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। क्या वह गलत है? आयशा ने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए पूछा। वास्तव में नहीं। मैं एक महिला को जानता हूँ जिसने नक्स को नज़रअंदाज किया और यहाँ तक कि उसे अस्वीकार भी कर दिया, लेकिन विजय की भावना चाहने की बजाय उसने बस उसकी पसंद को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गया। अल्लुरा ने उत्तर दिया। तब खैर, वह तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। वह प्रारंभिक जुड़ाव अब नहीं रहा। अल्लुरा ने कंधे उचका दिए। आयशा ने अपना सिर नीचे किया और जबड़े भींच लिए। जिस तरह से वह अपनी आंखें झपका रही थी उससे ये स्पष्ट था कि वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अल्लुरा ने अपना हाथ उसके गले में डाला और पूछा, क्या महान रॉयल सक्कुबस इतनी जल्दी हार मान रहा है? तस्क तस्क, मुझे वास्तव में इससे बेहतर की उम्मीद थी। क्या मतलब है तुम्हारा? आयशा के चेहरे का भाव बदल गया। वह गुस्से में अल्लुरा पर नहीं कूदी। वह उसे जानती थी। अगर वह कुछ कह रही थी तो आयशा को आशा महसूस हो रही थी। इसमें कोई प्रारंभिक संबंध नहीं है तो इसे भूल जाए। अन्य चरणों पर ध्यान केंद्रित करें। वह आपकी परवाह करता है। इसका प्रयोग करें। यद्यपि आपको कुछ जोड़ तोड़ और त्याग की आवश्यकता होगी, आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, है ना? बेशक, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बस हार मान लें। कोई दबाव नहीं है। वह अभी भी आपको एक करीबी दोस्त के रूप में देखता है। उसने आपको अस्तित्व या कोर्ट भी बताया है और आपको जब भी आप चाहें उसमें प्रवेश करने की अनुमति है। इसलिए आप जानते हैं कि वह आपके साथ अन्य महिलाओं की तुलना में अलग तरह से व्यवहार करेगा और आपको नहीं भूलेगा। आप हमेशा उनके करीबी दोस्त रहेंगे जिन्हें वह संजोकर रखेंगे। अल्लुरा बोली। मुझे वह नहीं चाहिए। आयशा की प्रतिक्रिया त्वरित थी। मैं उसका करीबी दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं भी आप लोगों की तरह उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ। उसका इरादा साफ था। ये सुनकर अल्लुरा मुस्कुराए। तो देर किस बात की? अब समय आ गया है कि तुम गंभीर हो जाओ, लड़की। मेलिया को बड़ी बढ़त हासिल है। उसे अपने से पहले उसे पाने न दें। ये कितना शर्मनाक होगा। मुझे क्या करना चाहिए? आयशा ने सवाल किया। मैं आपको क्यों बताऊं? क्या हम अपने पति के बारे में बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें उसके दिल का रास्ता क्यों दिखाऊं? मैं उसे और अधिक लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहता, आप जानते हैं। अल्लुरा बोली। स्पष्टतः वह किसी प्रकार का इनाम मांग रही थी। आयशा ने उसकी मंशा समझकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरा मतलब है, जब तुम अंततः मेरी बहनों में से एक बन जाओगी। अल्लुरा ने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। आयशा मुस्कुराए। उसे अल्लुरा ने जो कहा वह पसंद आया। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हो जाऊंगा। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। क्या आप जानते हैं कि नक्स को आपसे दूर क्या धकेलता है? अल्लुरा ने पूछा। मेरा सीधा स्वभाव। अल्लुरा ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वह ऐसा नहीं है। उसे विजय या किसी और चीज़ की भावना की ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है कि उसे इसकी ज़रूरत हो, लेकिन यह वह चीज़ नहीं है जो तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित कर रही है। तो क्या इसलिए कि मैं एक सक्कुबस हूँ, क्या उसे ये सक्कुबस वाली विशेषताएं पसंद नहीं हैं? आयशा ने चेहरे पर चिंता भरी नज़र से पूछा। उद्धरण चिन्ह। अल्लुरा ने चेहरे पर भावशून्य भाव लिए आयशा को देखा। हाँ, ठीक है, अब आप एक सक्कुबस हैं। आयशा को एहसास हुआ। और भला क्या? उसने सवाल किया।
तुम्हारे और मेरे बीच क्या अंतर है? अल्लुरा ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आयशा ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा। वह और अल्लुरा अलग अलग थीं, लेकिन वह जानती थी कि अल्लुरा शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात नहीं कर रही थी। तभी अचानक आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। मुझे लगता है अब तुम्हें समझ आ गया। नक्स को साझा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अत्यंत अधिकारपूर्ण है। तो आप जैसी सक्कुबस जो हर दिन अलग अलग पुरुषों के साथ खेलती है, तुम उसकी दोस्त हो सकती हो, लेकिन वह तुम्हें अपनी औरत के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्या उसके पास तुम सब भी नहीं हो? अचानक अल्लुरा की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम उसे दूसरों के साथ भी बांट रही हो, तो वह तुम सबको अपने पास क्यों रखता है? आयशा ने जोर दिया। मुझे नहीं पता, यह एक अच्छा सवाल है, अल्लुरा ने बड़बड़ाया, लेकिन फिर उसने बस कंधे उचका दिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि वह ऐसा कर सकता है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ उसका बचाव कैसे करूँ। आप इसे पाखंड भी कह सकते हैं, लेकिन किसे परवाह है? क्या सभी राजाओं के पास महिलाओं का हरम नहीं होता है? अल्लुरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह बोल रही थी। हमारी नज़र में नक्स किसी राजा से अलग नहीं है। एक ऐसा राजा जिसके खिलाफ हम कभी नहीं जाना चाहते, एक ऐसा राजा जिसे हम कभी छोड़ना नहीं चाहते, एक ऐसा राजा जिसने हमें इस हद तक बिगाड़ दिया है कि अन्य उसके लायक नहीं रह पाते। हमें अन्य पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, हम बस उसके बनना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आयशा चुप हो गई। यह अनुभूति वह इसे कभी नहीं समझ सकी, लेकिन जब वह अल्लुरा की साफ आंखों में देखती है, वह उससे ईर्ष्या करती है। अल्लुरा के चेहरे पर वह भाव, वह जुनून, वह देखभाल और वह प्यार जब वह नक्स के चेहरे को देखती है। वह सोच रही थी कि जब उसके चेहरे पर भी ऐसा ही भाव होगा तो वह कैसी दिखेगी। वैसे भी ये हमारे बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। जैसा कि मैंने कहा, जो चीज़ उसे आपसे दूर धकेलती है वह है आपका सक्कुबस स्वभाव। उस पर विजय पा लो और वह पूरी तरह तुम्हारा हो जाएगा। अल्लुरा बोली, ये कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। हर किसी की रक्तरेखा पारलौकिक नहीं होती। आयशा ने आंखें घुमाईं। तो फिर बस हार मान लो। अल्लुरा ने कंधे उचका दिए। यहाँ कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आप अब भी उसके करीबी दोस्त रहेंगे। तुम जितने भी मर्दों से चाहो संभोग करो, उसे कोई परवाह नहीं होगी। अचानक अल्लुरा की अभिव्यक्ति बदल गई। खैर, अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। हम हॉल छोड़ने वाले हैं, इसलिए नाटक के लिए तैयार हो जाओ। वह अपनी अभिव्यक्ति को स्थिर करते हुए बोली। नक्स, जो मिलिया के साथ आगे चल रहा था, मुड़ा और महिलाओं की ओर देखा। फिर उन्होंने सिर हिलाया, महिलाओं ने भी सिर हिलाया और अंततः उन्होंने युद्ध हॉल के दरवाजे खोल दिए। हाँ, एक सीडोजेनेसिस। वे बाहर आए। क्या ये डेथ मैच नहीं था? क्या नियति ने उन्हें जाने दिया? नहीं, उन्हें देखो, वे बिल्कुल पहले जैसे ही दिखते हैं। क्या दोनों कुलों में कभी लड़ाई हुई थी? क्या कोई समझौता हुआ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यदि इसे सुलझा लिया गया होता तो बात वैसे भी इस हद तक नहीं बढ़ती। 1 घंटे से बैटल हॉल के बाहर इंतजार कर रही भीड़ में उस समय चर्चा शुरू हो गई जब नक्स और उसकी महिलाएं दरवाजे खोलकर उनके सामने आईं। चूंकि भीड़ का आकार हास्यास्पद रूप से बढ़ा था, इसलिए ये जल्द ही एक अव्यवस्था में बदल गया जहां लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। प्रत्येक अपनी अलग अलग राय साझा कर रहा था। उनकी आवाज़ें एक दूसरे से मिल रही थीं, उनके द्वारा उत्पन्न शोर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और ये तब तक चलता रहा। डेस्टिनी के सदस्य कहाँ हैं? किसी ने प्रश्न किया, और ऐसा लगा जैसे कोई मौन मंत्र डाला गया हो। भीड़ एकदम शांत हो गई जब सबने सामूहिक रूप से अपने सामने खड़े एक सीडोजेनेसिस के सदस्यों की ओर देखा। भाग्य के सदस्य, वे कहाँ थे? डेथ मैच एक ऐसा मैच था जिसमें केवल एक ही कबीला बैटल हॉल से बाहर आता है। सामान्यतः ये प्रश्न इतनी बड़ी हलचल पैदा नहीं करता। तथापि आज हालात अलग थे। डेस्टिनी के सदस्य कहाँ थे? अधिकांश लोगों के मन में इस प्रश्न का उत्तर था, लेकिन उनके मन में जो सिद्धांत था उस पर वे किसी भी तरह विश्वास नहीं कर सकते थे। ये कुलों के स्तर के बीच असमानता के बारे में नहीं था। ये दोनों कुलों के बीच युद्ध शक्ति में विशुद्ध अंतर था। एक सीडोजेनेसिस का रवैया इतना मजबूत और रहस्यमय हो सकता है कि अगर वे निष्पक्ष लड़ाई जीत भी जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन यह कोई निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी। ये 13 बनाम 100 का मुकाबला था। 1 महान ऋषि बनाम 5 महान ऋषि, 2 ऋषि बनाम 34 ऋषि, 10 सम्राट बनाम 61 सम्राट। कोई इसे किसी भी तरह से देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीडोजेनेसिस कितना मजबूत या रहस्यमय था। ये वह लड़ाई नहीं थी जिसे वे जीत सकते थे। ऐसा कदापि संभव नहीं है, विशेषकर तब जब डेथ मैच ऑर्डर की आंखों के सामने हुआ, जिससे धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं रही। भीड़ एक सीडोजेनेसिस के सदस्यों की ओर मुड़ी, उनकी आंखें जवाब मांग रही थीं। लेकिन निश्चित रूप से अपने चेहरों पर ठंडे भाव लिए नक्स और महिलाएं हॉल से बाहर चली गईं।
यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उनका किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। जिस क्षण नक्स और अन्य लोग दरवाजे से दूर चले गए, भीड़ की नज़रें बैटल हॉल के अंदर के दृश्य पर टिकी रहीं। बहता हुआ घना रक्त, जले हुए शरीर, कटे हुए अंग, मांसपेशियों का ढेर, खून, हड्डियां। दृश्य इतना भयावह था कि कुछ लोगों को तो उल्टी तक आ गई। अचानक नक्स और उसके पीछे चल रही महिलाओं की छवि भीड़ की आंखों में बड़ी हो गई। वह ठंडा भाव, उनके पीछे का वह भयावह दृश्य, जवाब स्पष्ट था। ये लड़ाई एक्सीडोजेनेसिस ने जीत हासिल की थी। एक्सीडोजेनेसिस के सदस्य भीड़ की ओर बढ़े और जहां भी वे गए, भीड़ दो हिस्सों में बंट गई और उनके लिए रास्ता बन गया। अल्हार, जो उस भीड़ में था, चुप था। उसकी नज़र उस समूह में शामिल बैंगनी बालों वाले सक्कुबस पर थी। आयशा वासना। अब उसे पता चल गया कि वह महिला कौन थी। वासना रॉयल परिवार के सदस्य। वासना राज्य सबसे मजबूत दानव राज्य नहीं था, हालांकि वे कमजोर भी नहीं थे। और भले ही वे कमजोर थे, फिर भी आयशा ऐसी नहीं थी जिसके खिलाफ कोई जा सके। राक्षस अवस्था में उसकी स्थिति कुछ भी नहीं थी। वह एक यादृच्छिक राक्षस से अधिक कुछ नहीं था जिसे कोई कहीं भी पा सकता था। ईमानदारी से कहूं तो वह डेमन स्टेट को छोड़कर यहाँ इसलिए आया था ताकि उसे अपनी अहमियत का एहसास हो सके। यहाँ पर मुकाबला किसी भी डेमन स्टेट से कहीं कम कड़ा था। वहाँ कोई भी प्रतिष्ठित परिवारों से आने वाला शुद्ध रक्त वाला राक्षस उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा था। वे यहाँ आए क्योंकि यह आसान था। लेकिन ऐसा कोई यहाँ क्यों है? जो व्यक्ति शीर्ष पर है, वह आसान मोड में क्यों खेल रहा है? नहीं, अचानक अल्हार की अभिव्यक्ति बदल गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयशा किस तरह की राक्षसी थी। वह अभी भी एक ऋषि मात्र थी, और जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि वह एक सम्राट थी, उससे ये कहा जा सकता है कि वह अभी ऋषि अवस्था से गुजरी है और जानकारी अभी तक अद्यतन नहीं हुई थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसके जैसा कोई व्यक्ति 5 महान ऋषियों के खिलाफ लड़ सके। शक्ति स्तर इस तरह से काम नहीं करता था। तो इसका मतलब है, उस कबीले में एक और राक्षस है। अल्हार को एहसास हुआ। अंततः चीजें थोड़ी अधिक समझ में आईं। शाही परिवार से कोई यहाँ क्यों आएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई तो है जो उसे यहाँ ला सकता है। उस कबीले में कोई, उन 13 लोगों में से कोई। अल्हार की नज़र सीधे मिलिया पर पड़ी। गल्प, उसने घुट की भरी सांस ली। वो लाल आंखें, किसी कारणवश उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे आंखें उसके शरीर पर भारी पड़ रही थीं। अल्हार का चेहरा गंभीर हो गया। अभी आखिर वह कौन थी? वह मन ही मन सोच रहा था। वे चले गए हैं। अचानक भीड़ में से कोई बोला। भीड़ के बाकी लोग अंततः अपनी निद्रा से बाहर आ गए। अंततः सदमा लग गया। सबकी आंखें बड़ी हो गईं। एक्सीडोजेनेसिस जीता। कई लोग पीछे मुड़े। वे सभी युद्ध हॉल में प्रवेश करना चाहते थे और चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। हालांकि पैतृक आदेश के सदस्य पहले से ही यहाँ मौजूद थे, और इस बार जो उनका नेतृत्व कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ब्रियल थी, वह एल्फ जो काउंटर के पीछे बैठी थी और जिसकी नक्स के साथ अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी।